नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियल। हम शुरुआत करें पहाड़ प्रभात की, उससे पहले देश का कोरोना का अपडेट क्या है, देश का कोरोना का आंकड़ा क्या है, वो भी आ गया है, वो आपको बताते हैं। 24 घंटे के भीतर करीब 17,000 मरीज मिले हैं। 16,922 एग्जैक्ट संख्या, करीब 17,000 मरीज। 418 लोगों की मौत भी 24 घंटे के भीतर हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,73,105 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 14,894 लोगों की मौत हो गई है और बीते 24 घंटे का जो आंकड़ा है ये हम आपको बता रहे हैं। करीब 17,000 केसेस हैं, 16,922 एग्जैक्ट ये संख्या जो 24 घंटे के भीतर आई है। और इसमें 418 लोग ऐसे भी हैं जिनकी मौत हो गई है। हमारे देश में इस वक्त 5 लाख के बेहद करीब आंकड़ा पहुंचने वाला है। 4,73,105 इस वक्त संख्या है। और रिकवरी रेट की बात करें वो बेहतर है, वहीं मृत्यु दर भी कंट्रोल में है, लेकिन लगातार मौतें हो रही हैं। 14,894 लोगों की जिंदगी कोरोना के चलते, इस संक्रमण के चलते जा चुकी है। अविनाश हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स और जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश। बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में भारत में 2,07,000 के ऊपर जांच हुई है। इसमें तो 16,922 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये अब तक का जब से कोरोना संक्रमण भारत में है तब से अब तक का सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जाने का ये आज रिकॉर्ड रहा है। इसके साथ साथ 418 मरीजों की मौत हुई है, वहीं 13,012 मरीज ठीक हुए। भारत के लिए जो सबसे सुखद बात वो ये है कि यहाँ पे डेथ रेट काफी कम है। इसके साथ साथ अगर हम रिकवरी रेट देखें तो काफी अच्छी है, 57.42% रिकवरी रेट है। और लगभग अगर हम बात करें तो इस वक्त देश में 2,71,696 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना से। ये काफी बेहतर बात है। अगर हम बात करें तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी यही बात कहा है, कोरोना को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम रिकवरी रेट बेहतर करें और इसके साथ साथ डेथ रेट को कम करें, यही इसके विजय पाने की एक तरीका होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस फार्मूले पर भी ध्यान दे रही है कि लोगों को संक्रमित होने से बचाया जाए, अगर हो जाते हैं तो उनकी जान बचाई जाए और उनको जल्द से जल्द रिकवरी किया जाए। फिलहाल अगर बात करें, ये आज तक का सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जाने का रिकॉर्ड है। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रिकॉर्ड करीब 17,000 केसेस आए हैं और ऐसे में सरकार चूंकि हर वक्त आपके सामने तो नहीं हो सकती, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना से खुद को और सबको दूर रखें। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आज से रोडवेज बस सेवाएं शुरू हो गई। रोडवेज बसों में 67% ज्यादा किराया जो है लिया जाएगा। पहले चरण में 74 रूट्स पर ये बसें चलने वाली हैं। कोरोना के चलते मार्च से ही ये रोडवेज की सेवाएं बंद थी और इन रोडवेज सेवाओं को सुचारू करने की मांग भी की जा रही थी कि रोडवेज बसें चलनी चाहिए। हालांकि अभी सिर्फ उत्तराखंड के बाउंड्रीज के भीतर ही ये रोडवेज की बसें चलेंगी, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। और 67% ज्यादा किराया लिया जाएगा। इसको लेकर जरूर लोगों की आपत्तियां हैं। रवि कैंतूरा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रवि, 67% ज्यादा किराया, 74 रूट पर ये बसें चलने वाली हैं। दर्शकों को बताएं कि कहां से कौन कौन से रूट्स पर ये बसें चलने वाली हैं और क्या नए नियम, क्या गाइडलाइंस होंगी। जी देखिए राजीव, जिस तरीके से मार्च से हम अगर कहें तो ये पूरी तरीके से बस सेवाएं बंद पड़ी थी और जो परिवहन है उत्तराखंड का, ये आम जनता की आवाजाही के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। और ऐसे में जिस तरीके से जो रियायतें मिली है कोविड के बाद, जो अनलॉक हुआ है शुरू, उसमें अब इन बसों के संचालन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। सरकार की तरफ से इनको काफी पहले ही ये कह दिया गया था कि आप बसों को चलाइए, लेकिन एक बात सामने आ रही थी कि किस तरीके से 50% सवारियों के साथ बसें चल सकेंगी और किस तरीके से निर्णय था जो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब वो निर्णय बन गया है। अब 70% जो है यहाँ पर किराया बढ़ाया गया है और बसों का संचालन शुरू हो गया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो जो यहाँ पर ये बस अड्डा है, यहाँ से उत्तरकाशी, नैनबाग, कुरोला, मसूरी, कैंटीफॉल, ये तमाम जगह जो है यहाँ से बसें जाती हैं, जिनकी शुरुआत भी हो गई है। और अभी अगर सुबह की बात करें तो कुछ बसें जो है यहाँ से निकल भी गई हैं। लेकिन अभी जो बसों की जो आने और जाने की जो तादाद है उसको कुछ कम रखा गया है। वाहन चालक है मेरे साथ, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। सर, अभी तक कितनी बसों का संचालन शुरू किया गया है? 4 बजे। क्या क्या उसमें आप लोगों को कहा गया है कि किस तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, कितनी सवारियां हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस और सवारी तो बहुत कम सवारियां जाती है, धीरे धीरे खुलेगा।
से लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे आएगी। अभी आज कितने बसे आप जा रहे हो, कहाँ तक आज 4 बसे तो चमत्कार रूट है राजीव, जो जहाँ पर जो है बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। और यहाँ से अभी हालांकि उत्तराखंड से बाहर तो नहीं जा पाएंगी बसें, लेकिन उत्तराखंड के भीतर जो है बसों का संचालन शुरू हुआ है। ऐसे में जो बहुत सारी रियायतें दे दी गई हैं, तो लोगों को अब आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। ये बसें चल सकेंगी, 50% सवारियों के साथ ये बसें चलाई जानी है। जनता की जेब पर भी कुछ अतिरिक्त भार जरूर पड़ा है। जहाँ अगर हम सिटी बसों की बात करें जो देहरादून शहर के भीतर चलती हैं, तो उन्होंने तो अपना किराया दोगुना कर दिया है और सरकार इसने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन जो परिवहन की बसें हैं वहां पर जो है 67% किराया बढ़ाया गया है। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बसों का संचालन शुरू हो गया है, अलग अलग जगहों के लिए कुछ रूट्स पर बसें चली भी हैं। हालांकि अभी जो लोग हैं वो भी इतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी डर रहे हैं कि बसों में संचालन से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। और दूसरी तरफ बसों में भी कुछ गाइडलाइन से कुछ नियम है, उनका पालन करते हुए ही आप बसों में बैठ सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। भारत की नेपाल को लाख समझाने के बावजूद भी नेपाल भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल बॉर्डर पर भारत के खिलाफ नेपाली सेना की तैयारियां दिख रही हैं। चीन की शहर पर सरहद पर महाकाली नदी के उस पार नेपाली सेना ने हेलीपैड तैयार कर लिया। ये हेलीपैड कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नजंग से आगे बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इसी हेलीपैड से कई दिन पहले पॉकलैंड मशीन भी उतारी गई थी। और बताया भी जा रहा है कि नेपाली सेना के जवानों का कैंप भी तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही नदी के किनारे नेपाल अपने हिस्से में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत नेपाल सीमा पर चल रहे दोनों देशों के गर्माते मसले पर भारत नेपाल बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठे। लेकिन उससे पहले उनकी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए कि क्या स्थिति बॉर्डर पर इस वक्त है। लद्दाख में चीन का भारत के साथ छल, विश्वासघात और उसके बाद नेपाल की संसद से भारत के एक हिस्से को अपने मानचित्र में दर्शाने का विधेयक पास करना और उसके बाद यहाँ जो डिमार्केशन वाली महाकाली नदी है कैलाश मानसरोवर मार्ग पर, वहाँ अपने एक आर्मी कैंप स्थापित करना, ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि नेपाल पूरी तरह से चीन की सह पर काम कर रहा है। यहाँ पहले जब तक नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट में भारत के कुछ हिस्से को शामिल करके नक्शा पास नहीं किया था, या जो चीन की घटना लद्दाख में भारत के साथ हुई, जो विश्वासघात हुआ, उससे पहले यहाँ आर्मी की चौकियाँ नहीं थी। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये नेपाल आर्मी की चौकी है और वहाँ उन्होंने एक हेलीपैड भी बना लिया है। और उस हेलीपैड पर एक पोकलैंड भी कुछ दिन पहले यहाँ उतारी गई थी हेलीकॉप्टर से। तो ये नेपाल आर्मी का एक ऐसा उदाहरण है जो भारत के खिलाफ एक अभियान को मूर्त रूप देने की एक निरर्थक कोशिश है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि यहाँ से इस पड़ाव के जो ये आर्मी कैंप है, आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिक वहाँ खड़े हैं और चौकसी बरते हुए हैं। तो उधर से आप जाएंगे तो अगर इस नदी के बहाव के विपरीत चलेंगे तो एक ट्रैक रूट आप देख रहे होंगे तो कि आगे तक उन्होंने चलने फिरने का एक बड़ा सा रास्ता भी बना लिया है। और अब थोड़ा आगे चल के पहाड़ की कटिंग करके भी इसको तैयार किया जा रहा है। ये वो आर्मी कैंप है जो यहाँ भारत की गतिविधियों पर नज़र रखेगा और फ्रंट पर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एक कोशिश करेगा अपने देश के लिए, जिस तरह भी उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आप का यहाँ जिक्र करना बेहद ज़रूरी होगा कि जिस नेपाल आर्मी के अधिकारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में तैयार होते हैं, जिस नेपाल आर्मी के पास ऐसा कोई प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है, ऐसी कोई एकेडमी भी नहीं है कि अपने फौजी अफसरों को तैयार कर सकें और उनको जांबाज बना सकें, वो एकेडमी भारत में है। और चूंकि नेपाल, भूटान और तमाम ऐसे देश जो मित्र देशों की श्रेणी में आते हैं, तो भारतीय सैन्य एकेडमी उनके भी फौज के अफसरों को तैयार करती है। तो नेपाल भी उनमें एक है। अभी 13 जून को IMA की POP हुई और POP में 20 से ज़्यादा अफसर नेपाल के तैयार होकर पासिंग आउट परेड से निकले। तो ये वो नेपाल है जिसके पास अपनी आर्मी के अफसर और बहुत जांबाज और बहुत कुशल, बहुत वीर योद्धा टाइप के अफसर तैयार करने की एक एकेडमी तक नहीं है जो हमारे यहाँ तैयार होते हैं। और वही आर्मी, एक अजीबोगरीब संयोग है, एक खराब इत्तेफाक है कि वही आर्मी के अफसर नेपाल ने उसी भारत के सामने खड़े कर दिए हैं जहाँ से वो प्रशिक्षण लेकर अपने देश को लौटते हैं। कैलाश मानसरोवर मार्ग नेपाल के आर्मी कैंप से
एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो यहाँ पर जिम्मेदारी नेपाली नागरिकों की भी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि नेपाली नागरिकों का तो रोटी बेटी का रिश्ता है, वो तो भावनाएं समझते हैं, उनका लगाव है भारतीय लोगों से। जो नेपाली सरकार है उसको तो पैसा मिल रहा है चीन से, इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में उस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए नेपाली नागरिकों को। धारचूला में भारत की तरफ से खोला गया झूला पुल एक बार फिर से खोल दिया गया। झूला पुल जो दोनों देशों को जोड़ता है वो खोल दिया गया। झूला पुल खुलने पर नेपाल में फंसे सैकड़ों लोग भारत वापस लौटे। साथ ही भारत में परीक्षा देने आए नेपाली छात्रों को भी पुल खुलने के बाद लौटने की अनुमति मिली। ये पुल केवल शाम को कुछ ही वक्त के लिए खोला गया था। आपको ये बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते 22 मार्च से झूला पुल बंद था, जिसकी वजह से भारत के काफी लोग नेपाल में फंस गए थे और नेपाल के काफी लोग भारत में फंस गए थे। हालांकि कोई सीमाएं नहीं है, आराम से लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन इस वक्त स्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं या कर दी गई हैं नेपाल या चीन की तरफ से इनडायरेक्टली कि ये परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और एक दूसरी तरफ वो फंस गए हैं। लेकिन कुछ वक्त के लिए, समय सीमा के लिए ये पुल के गेट खोले गए ताकि लोग इधर से उधर जा सकें। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। धारचूला कालापानी नेशनल हाईवे पर जेसीबी से मलबा साफ करने की कोशिश कर रहा बीआरओ के कर्मचारी मलबे में दब गए। गनीमत ये रही कि कर्मचारियों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें धारचूला से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात इन तस्वीरों में एक ये भी है कि भूस्खलन होता गया और उसके ऊपर से देखिए लोगों की आवाजाही हो रही है, यानी कि ये रास्ता भी है, ये मार्ग है और यहीं से लोगों की आवाजाही होती है और यहां पर भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड में मानसून की पहली ही बारिश मुसीबत बन गई। हल्द्वानी में बरसाती नाले में अचानक उफान आने से सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा और इस दौरान एक बाइक सवार पानी के बीच में फंस गया, जिससे उसकी बाइक पानी में बह गई। उत्तराखंड में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही लोगों की दुश्वारियां शुरू हो गई है। हल्द्वानी की इस तस्वीर को देखिए। एक बाइक सवार पानी में फंसी अपनी बाइक को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। चोरगलिया के पास बरसाती नाले में अचानक उफान आ गया। सड़क से पानी बहने लगा, तभी ये बाइक सवार पानी के बीच बहाव में फंस गया। एक बार के लिए तो लगा कि अपनी बाइक को बचा लेगा, मगर पानी का वेग इतना तेज था कि इसकी बाइक बह गई। बाइक पानी में बहने के बाद भी युवक ने अपनी जान जोखिम में डाली। वो फिर सोचता रहा कि शायद बाइक को पानी से निकाल लेगा, मगर किसी तरह से इस युवक ने लोगों की बात मान ली और ये पानी के बहाव के बीच से निकल आया। तराई का क्षेत्र है, खासतौर से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें चोरगलिया क्षेत्र है हमारा, कालाडूंगी क्षेत्र है और रामनगर क्षेत्र है। यहाँ पे ख़ास तौर से बहुत तेज़ी से नाले में जो तेज़ी से पानी आता है, तो हम लोगों ने स्पेशली यहाँ के लिए फोर्स भी हमने 2 दिन से लगा रखा है। फिर भी लेकिन अगर किसी बहाने से कोई गलत तरीके से निकल जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने की ना निकलें, और निकल जा रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। सबसे अनुरोध है कि अनावश्यक, जब पानी उफान पे है और पुलिसकर्मी उनको समझा रहे हैं, रुक जाएं वहाँ पर, अनावश्यक वहाँ बहस ना करके और पार करने का प्रयास ना करें, नहीं तो कोई भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और हम इसको और सख्ती से आगे से लागू करेंगे। बरसात के सीजन में इस जगह पर अक्सर रोड पर पानी बहना लगा रहता है। प्रशासन के लाख समझाने पर भी लोग अपनी जान का जोखिम अक्सर मोल लेते हैं। उसको बुला लो। हल्द्वानी से अंकित साहा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गाड़ी गड्ढे में रुकी। अल्मोड़ा में बारिश इस कदर बरसी कि घरों के अंदर तक मलबा घुसा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए गए सड़क का निर्माण सही से नहीं हुआ। सड़क की ढलान को गांव की ओर मोड़ दिया गया, जिससे पानी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। लोगों का यह कहना है कि इस बारे में प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, मगर कोई समाधान नहीं हुआ। यानी कि सड़क बनाने वाले इंजीनियर
ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। विभाग बिल्कुल भी नहीं सुनता है। कई बार हमने कंप्लेंट। बागेश्वर में मानसून की पहली बारिश में शहर पानी पानी हो गया। शहर में जहां तहां पानी भर गया। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने शहर में साफ सफाई का काम नहीं करवाया था, जिससे ये परेशानियां हो रही हैं। मानसून की पहले ही बारिश ने बागेश्वर को बेहाल कर दिया है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई नदी हो। मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न है। लोगों का कहना है कि शहर में नालियों की सफाई नहीं करवाई गई, जिस वजह से अब जल भराव की समस्या हो रही है। हालांकि नगर पालिका इस पर सफाई दे रही है। मानसून से पूर्व भी हम लोग काफ़ी जगहों पर नालियों की सफाई लगातार कराते रहे हैं और अभी भी हमारा वो काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी जैसे मानसून की चूँकि पहली बरसात थी, पहली बार इस तरह से बरसात हुई है और बरसात भी ठीक ठाक बरसात थी, तो होता है कि कई चीज़ें होती हैं, मलबा या इसे जा करके नालियों में अचानक वो भरता है तो फिर नाली वो बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमें स्थिति का पता चलता है फिर हम दोबारा उसके फिर उसी हिसाब से जैसे मलबा निकालना है या कूड़ा अगर कहीं आ गया तो उसकी सफाई हम कराते रहते हैं। सरयू नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी उफान मारकर बह रही है। नदी का ये रूप लोगों को डरा रहा है। जब अभी ये हाल है, अगर मानसून सीजन में बारिश जमकर बरसेगी तब क्या हाल होगा। बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ बारिश से शहरों में जलभराव हो गया है, तो वहीं पहाड़ में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ गई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे बाधित है, तो वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे कई घंटों के बाद खुला। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे की हैं, जहां पहाड़ी दरक रही है। बांसवाड़ा के पास हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे रोड पर आवाजाही बाधित है। जरा सोचिए, अगर ये पत्थर उस वक्त गिर रहे होते जब कोई राहगीर यहां से गुजर रहा होता तो क्या होता। केदार घाटी की जनता के लिए केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में नासूर बन गया है। बारिश होने पर नेशनल हाईवे आए दिन बंद रहता है। केदारनाथ हाईवे को केदार घाटी की लाइफलाइन कहा जाता है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर ऑल वेदर निर्माण से कई डेंजर जोन बन गए हैं, जिनसे आए दिन मलबा गिरता रहता है। वैकल्पिक मार्ग के तौर पर कुछ लोग अगस्त्यमुनि, बसु केदार, गुप्त काशी से आवाजाही कर रहे हैं, मगर ये रास्ता काफी लंबा है। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी हालात ठीक नहीं है। लामबगड़ के पास बारिश की वजह से हाईवे पर मलबा गिरा, जिससे रोड घंटों तक बाधित रहा। इस बार सबसे ज्यादा परेशानी इस मार्ग पर सेना के वाहनों को हो रही है। लामबगड़ से होकर ही माना पास के लिए सड़क जाती है, जो सीमा को जोड़ने का अहम रास्ता है। इन दिनों इस रोड पर सेना का मूवमेंट काफी बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन यहां पर बाईपास बनाने की योजना बना रहा है। लामबगड़ पे जो स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है, उसमें हम ये व्यवस्था करेंगे इस बार कि अगर ऊपर उससे लैंडस्लाइड फिर से होता है तो हम नीचे से एक बाईपास उसमें देने जा रहे हैं, ताकि यातायात चला रहे और किसी को कोई नुकसान न हो। लामबगड़ लैंडस्लाइड जोन पर हर साल मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। इसके लिए प्रशासन कई बार योजना भी बना चुका है, मगर अभी तक इसका कोई पुख्ता समाधान नहीं निकला है। अभी भी लामबगड़ स्लाइड पर ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने एक बार फिर से इस लैंडस्लाइड जोन को सक्रिय कर दिया है। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत के साथ रुद्रप्रयाग से
रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात।